वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्वानों। अभी हम पढ़ेंगे संश्लेषण विधि। जी हाँ, इससे पहले हमने विश्लेषण विधि का अध्ययन किया और इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे संश्लेषण विधि का क्या है। ये विधि विश्लेषण विधि की विपरीत विधि मानी जाती है तथा संश्लेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इकट्ठा करना या जोड़ना। यानी विश्लेषण विधि में हम क्या करते थे, एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका हल निकालते थे। लेकिन संश्लेषण विधि में हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके उसका हम समाधान निकालेंगे। संश्लेषण प्रक्रिया कुछ निष्कर्षों के संग्रह से एक नवीन निष्कर्ष की सर्जन की प्रक्रिया होती है। वास्तव में संश्लेषण की प्रक्रिया विश्लेषण करने के पश्चात ही प्रारंभ होती है। इसलिए विश्लेषण विधि को संश्लेषण विधि की पूरक विधि माना जाता है। यानी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि संश्लेषण विधि की पूरक विधि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट, ये रेखागणित के साध्यों तथा बीजगणितीय समस्याओं के हल में विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी रेखागणित के प्रमेय हो, बीजगणित की समस्या हो, उनको हल करने के लिए हम विश्लेषण संश्लेषण विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर यंग ने विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो प्रोफेसर यंग महोदय ने संश्लेषण विधि के बारे में क्या कहा है, चलिए उसके कथन को पढ़ते हैं। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास में से तिनका निकाला जा सकता है, किंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। यानी प्रोफेसर यंग महोदय कहते हैं कि संश्लेषण विधि के द्वारा हम सूखी घास में से तिनका को बाहर निकालते हैं, लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं बाहर निकलना चाहता है। अब हम बात करेंगे संश्लेषण विधि के सोपान। कौन कौन से सोपान है, चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरा है अनुमान या परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष। नेक्स्ट, ये आपके साथ में दोस्तों में विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में हम एग्जाम्पल किस प्रकार हल करेंगे, गणित के कुछ एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो चलिए देखिएगा। जैसे आपके समक्ष एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो तो सिद्ध करो कि a प्लस बी अपॉन बी बराबर c प्लस डी अपॉन डी। इसको हमें विश्लेषण विधि के द्वारा और संश्लेषण विधि के द्वारा प्रूव करना है। तो इन दोनों मेथड से हम किस प्रकार प्रूव करते हैं, देखिएगा। यदि हम विश्लेषण विधि के द्वारा देखें तो पहले हम क्या करेंगे, इसी विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके टुकड़ों में बांट देंगे, और इस प्रकार जो हमने वो प्रूव कर दिया है। लेकिन संश्लेषण में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो जो दिया हुआ है उसमें कुछ जोड़कर हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो पहले से अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दोस्तों संश्लेषण विधि के गुण कौन कौन से हैं। पहला इसका जो गुण है, सूक्ष्म सरल तथा पाठ्य पुस्तक आधारित विधि है। समस्याओं के हल शीघ्र निकलते हैं और पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण कराती है। जी हाँ, विश्लेषण विधि में क्या होता था, समय अधिक लगता था। ये पाठ्य पुस्तक का जो पाठ्यक्रम है उसको समय पर पूर्ण नहीं करती थी, और समस्याओं का जो हल जो निकालना थोड़ा कठिन था, समय अधिक लगती थी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सरल होती हैं और पाठ्यपुस्तक आधारित विधि होती है, पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण कराती है और समस्याओं के हल भी क्या करते हैं, शीघ्र निकलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों संश्लेषण विधि के दोष कौन कौन से हैं। पहला है समस्या के हल में क्यों और कैसे का उत्तर नहीं देती। केवल संश्लेषण द्वारा समस्याओं को हल नहीं होता, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। जी हाँ, जो संश्लेषण विधि है वो रटने की प्रवृत्ति बल देती है। क्यों हुआ,
कैसे हुआ, इस प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर नहीं मिलता है। और ये केवल विश्लेषण के द्वारा, अकेले संश्लेषण द्वारा हल नहीं कर सकते। इस विधि से अगर करना है तो हमें विश्लेषण विधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, आज हमने संश्लेषण विधि का अध्ययन किया। कल हम आपके साथ प्रयोगशाला विधि को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का।